डेमोक्रेसी को हमने क्यों ऑप्ट किया हुआ है, दुनिया के ज़्यादातर देशों ने डेमोक्रेसी को क्यों ऑप्ट किया हुआ है। तो ओवरव्यू में हमें यही बताया है कि हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे और किस तरीके से डेमोक्रेसी का आइडिया बिल्डअप हुआ है। किस देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, ये हमें कैसे समझ में आता है कि डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो ओवरव्यू है ना, ये हम इतना पढ़ने की कोई हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही है। आगे देखते हैं। देखिए डेमोक्रेसी क्या है। तो आप लोगों को पता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट होती हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अभी तक मतलब आप अगर सोचें तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स मिलेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में भी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में भी, है ना। तो भाई अगर ऐसा है तो हम लोग किस तरीके से डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करें, हम लोगों को डेमोक्रेसी को कैसे डिफ़ाइन करना चाहिए। बिफोर हम लोग आगे बढ़ें, पहले हम लोग को देखना होगा कि ये क्या दे रखा है ना, एक कन्वर्सेशन दे रखा है। क्लास चल रही है, क्लास में टीचर हैं और कुछ बच्चे हैं, और वो बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले जो बच्ची है मैरी, वो कहती है मैम से कि मेरे को ये वाला जो डेमोक्रेसी वाला आइडिया है ना, ये थोड़ा सा पसंद नहीं आया। पहले हम लोग डेमोक्रेसी पे मतलब टाइम डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, कि मतलब डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसका मीनिंग देखते हैं। लॉजिकली तो हम लोगों को पहले डेमोक्रेसी का मीनिंग देखना चाहिए, और मीनिंग देखने के बाद हम लोगों को फिर देखना चाहिए कि उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फिर जो लिंकडन मैडम है ना, वो कहती हैं कि हाँ चलो ठीक है, बट एवरीडे लाइफ, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें हम लोग ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि जैसे कि हम लोग पेन यूज़ कर रहे हैं, पहले हम पेन की डेफिनेशन तो नहीं देखते हैं ना। पहले जब हम लोग उसको यूज़ करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें पता लगने लगता है कि वो चीज़ एक्चुअली में है क्या। इसलिए हम लोग पहले डेमोक्रेसी को समझेंगे कि वो है क्या, और फिर उसका मीनिंग जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा। फिर मैंने पूछती है तो फिर भाई हमें डेफिनेशंस की ज़रूरत ही क्यों होती है। तो मैडम जो लिंकडन मैम हैं वो ये बोलती हैं कि हम लोगों को डेफिनेशन की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि कई बार हम लोगों को ऐसे शब्द देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको बिना डेफिनेशन के समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि बारिश, बारिश जो है उसको हम लोग कैसे क्लाउड बर्स्ट से, मतलब एकदम से बादल फट गया, या फिर बहुत ही हल्की ओस पड़ रही है ना, ओले पड़ रहे हैं, तो इन सब से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोगों को सबको अलग अलग डेफिनेशन देनी पड़ती हैं। इसलिए जो है हम लोग को डेमोक्रेसी को भी समझने के लिए पहले हम उसको समझेंगे, फिर एक डिफाइन करेंगे उसको, ताकि हम उसको और बेटर वे में समझ पाएँ। तो हम लोग को क्लियर डेफिनेशन चाहिए ताकि हम लोग को पता लग सके कौन सी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का पर्पस क्या होता है। फिर एक और स्टूडेंट है रिबियांग, वो ये कहता है बट हम लोगों को किसी डेफिनेशन की, वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन, हम लोगों को डेफिनेशन पे काम करने की क्यों ज़रूरत है। हमारे पास तो डेफिनेशन ऑलरेडी है कि जो इब्राहिम लिंकन ने दी थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये आपको याद कर लेना है, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये इब्राहिम लिंकन ने इस डेफिनेशन को दिया था डेमोक्रेसी की। तो ये बोलते हैं कि मेघालय में तो हम लोग इसी तरीके से हमेशा से, हमारे मेघालय राज्य में तो ऐसे ही रूल चलता आया है, तो क्या हम लोग को वाई डू वी नीड टू चेंज इट, हमें इसे क्यों बदलना चाहिए। तो मैम कहती हैं आई एम नॉट सेइंग कि हमें इसे चेंज करना चाहिए, मुझे भी ये जो है डेफिनेशन है ना इब्राहिम लिंकन की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर आगे बोलते हैं बट हम लोगों को नहीं पता है ना कि ये बेस्ट वे है, बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग। बट हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन होगी, जब तक हम उसके बारे में खुद ब खुद नहीं जानने लेंगे। हम लोगों को कोई भी चीज़ मतलब बिना जाने बिना समझे उसको ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। पहले हम उस चीज़ को समझना चाहिए, फिर उसके बाद ही हमें उस चीज़ को मानना चाहिए। फिर योलंडा जो है वो भी एक स्टूडेंट है क्लास की, वो पूछती है मैम क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। हम लोगों को किसी डेफिनेशन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने पढ़ा था कि जो ग्रीक है ना, ग्रीक एक लैंग्वेज है, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इसके बहुत सारे जो शब्द हैं वो ग्रीक से ही लिए गए हैं। तो ये बच्ची कहती है कि ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड डेमोक्रीता है, ठीक है, इसमें जो ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है लोग, डेमोस का जो है मतलब वो पीपल होता है ग्रीक में, और क्रातिया का मतलब होता है रूल। तो फिर सिंपल हम लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब पता लग गया, रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा किया हुआ रूल। तो मैम बोलती हैं कि
काफ़ी हेल्पफुल वे है इस बारे में हमारे सोचने का। बट हम ये भी जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। वर्ड का हम लोग, जैसे कि जो वर्ड जहाँ से आया होता है हमेशा उस वर्ड का वही मतलब नहीं रह जाता। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर्स जब इन्वेंट हुए थे तो उस समय पर ये कैलकुलेटर्स की तरह यूज़ होते थे। बहुत ही टफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। बट आज तो उसके लिए इस्तेमाल होता ही नहीं है लगभग इसका। आज तो हम लोग लिखने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए, ऐप्स बनाने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए और मूवीज़ देखने के लिए, हर चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि जहाँ से आया कि रूल बाय द पीपल तो यही हमेशा इसका मतलब रहेगा। तो मतलब चेंज होते रहता है, इसलिए हम मतलब से भी नहीं जा सकते, हमें समझना ही पड़ेगा। वे मैरी बोलती है, मैम बेसिकली आप ये कहना चाहती हैं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है टू आर थिंकिंग अबाउट मैटर आवरसेल्व्स। मतलब कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको किसी चीज़ के को अगर सच में जानना है तो उससे खुद ही सोचना पड़ेगा। तो मैम कहती हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसी बेसिस पे ये जो हम लोगों ने 6 मिनट लिए हैं इसको, इनकी डिस्कशन को देख के, ये इस मतलब पूरा चैप्टर जो है ना वो इसी पर ही बेस रहेगा अब हमारा, कि इसी से किस तरीके से हम लोग देखेंगे। सिंपल डेफिनेशन। तो डिस्कशन हम लोग जैसे कर रहे थे कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं और डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग फॉर्म के, जो अलग अलग डेमोक्रेसीज़ होती हैं। जैसे कि एक सिंपल फैक्टर जो कि सारी की सारी डेमोक्रेसीज़ में कॉमन होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। अगर गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जा रही है तो ये एक कॉमन फीचर है, यही एक फीचर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनिशियली किसी भी कंट्री को डेमोक्रेसी होने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, एक ऐसी मतलब सरकार होती है जिसको लोगों ने चुना होता है। ये सबसे यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है हमें डेमोक्रेसी को समझने के लिए। अब हम लोग को और भी देखना होगा, डेमोक्रेसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। बट अब हम लोग देखते हैं देश में कि वो खुद को डेमोक्रेसी कहते हैं बट डेमोक्रेसी जैसा उनमें कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि आर्मी के जो रूलर्स हैं, म्यांमार में आर्मी का रूल चलता है, वो लोगों ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया है, और जो आर्मी के लीडर होते हैं वही कंट्री को रूल करने लग जाते हैं। पीपल, लोगों के पास कोई भी से नहीं होता है डिसीजन में। जिस तरीके से डिक्टेटर्स हैं, पिनोकियो चाइल्ड एक देश है साउथ अमेरिका में, तो वहाँ पे पिनोकेट जो भी है, ये स्पेनिश लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज का नाम है। तो यहाँ के जो लीडर हैं वो, उनको भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है। और ये मोनार्कीज़ को भी अप्लाई करता है। मोनार्की होता है राजा वगैरह का रूल जो होता है ना, उसको हम मोनार्की कहते हैं। किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरेबिया में आज भी सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे जो प्रिंस होते हैं और वहाँ के वो जो होते हैं ना राजा वगैरह का रूल चलता है वहाँ पे अभी भी। तो किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज ऑफ द, वो इसलिए रूल नहीं करते क्योंकि उन्हें लोगों ने चुना है, बल्कि वो तो इसलिए रूल करते हैं क्योंकि वो एक फैमिली में उनका बर्थ हुआ है। तो दिस सिंपल डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है, सही नहीं है हम लोगों को बताने के लिए कि किसी देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल। या बस हमें ये बताता है कि डेमोक्रेसी लोगों का रूल होता है। बट अगर इस डेफिनेशन पे ही हम लोग डिपेंड कर जाएं और ज़्यादा कुछ ना सोचें तो हमें ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो सारी की सारी डेमोक्रेसी ही हैं। क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन होल्ड करती है, मगर इलेक्शन किस तरीके से होते हैं उनके, वो तो अब हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे, उसके थ्रू ही समझेंगे। तो कई बार इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग भी हो जाते हैं। हम चैप्टर 3 में इसके बारे में अच्छे से देखेंगे कि हर गवर्नमेंट जो है अपने कंटेम्पररी वर्ड का मतलब होता है जो अभी समय चल रहा है, इस समय में हर दुनिया की हर एक गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हर कोई उसे डेमोक्रेसी बोले। बट ज़रूरी नहीं है कि हर देश जिसमें इलेक्शन होता हो, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती हो, वो सच में लोगों के द्वारा चुनी हुई हो। तो हम लोग कैसे केयरफुली डिस्टिंग्विश करेंगे अ गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी है और या एक गवर्नमेंट जो सिर्फ डेमोक्रेसी होने का दावा करती है। तो हम लोग कुछ फीचर्स इसके देखेंगे। अब आगे है यहाँ पे, ये देखिए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी is a form of government in which rulers are elected by the people. Very simple and very important. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. Democracy एक ऐसी form of government है जिसमें जो rulers होते हैं ना, जो हमारे नेता होते हैं, वो लोग चुनते हैं। बट हम लोग को ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो रूलर्स हैं ये कौन होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और कौन से ऑफिशियल्स हैं मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। किन ऑफिशियल्स को, किसको हमें इलेक्ट करना पड़ेगा अगर हमें अपने देश को डेमोक्रेसी कहना है। और ये
इलेक्शंस क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं, ये भी हमें जानना होगा। अब लोग कौन होते हैं जो कि इनको वोट देंगे, क्या हर एवरी सिटीज़न के पास इक्वल राइट है वोट देने का डेमोक्रेसी में, और फाइनली कि किस तरीके की गवर्नमेंट हमारे देश में बनेगी अगर हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं तो। और कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में क्या अगर हमने किसी नेता को चुन लिया तो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, और या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कुछ लिमिटेशंस में भी काम करना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अब आगे चैप्टर में। तो हम लोग देखेंगे रूलर्स कौन होते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन क्या होते हैं, पीपल कौन होते हैं, किस किस को वोट देने का हक होता है, और गवर्नमेंट किस तरीके की बनती है किसी भी डेमोक्रेसी में। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, तो अब हम पूरी दुनिया की इलेक्टेड लीडर्स के बारे में देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई हैं। अब देखेंगे पाकिस्तान में, आपने हो सकता है परवेज़ मुशर्रफ का नाम सुना हो। तो पाकिस्तान के एक जनरल थे जिनका नाम था परवेज़ मुशर्रफ। जनरल मतलब वो आर्मी के लीडर थे। उन्होंने मिलिट्री कूप कर दिया उन्होंने अक्टूबर 1999 में। इसी समय हमारे देश में कारगिल युद्ध हुआ था। करगिल और मतलब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कारगिल में, कश्मीर में। बहुत मौतें हुई थी हमारे देश में इस युद्ध के टाइम पर। तो 1999 में इन्होंने मिलिट्री कूप कर दिया। मिलिट्री कूप को हम तख्ता पलट कहते हैं। मतलब जो डेमोक्रेटिकली मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, उसको आर्मी के हेड ने हटा दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। इन्होंने हटा दिया और खुद को डिक्लेयर कर दिया क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। खुद को कह दिया कि ये क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। बाद में इन्होंने खुद को क्या कह दिया, खुद को प्रेसिडेंट कह दिया। और 2002 में इन्होंने एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम होता है जिसमें ना लोगों से वोटिंग करवाई जाती है। हाँ या ना में लोगों को जवाब देना होता है कि मतलब इन्होंने वोटिंग करवाई कि आप चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, हाँ या ना। और फिर कहते हैं कि लोगों ने हाँ बोला तो 5 साल का एक्सटेंशन इनको मिल गया, मतलब 5 साल और ये रूल करेंगे। पाकिस्तान की मीडिया, गवर्नमेंट और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन होती है, लोगों के हक में जो बात करती हैं, और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, उन सब ने कहा कि रेफरेंडम जो था ना वो बिल्कुल ही मतलब फ्रॉड था, एकदम माल प्रैक्टिस मतलब गलत चीज़ें काफ़ी हुई, ज़बरदस्ती लोगों से गलत से गलत वोट पड़वाए गए हैं ना, और पूरा फ्रॉड था। और अगस्त मतलब फिर भी मगर वो प्रेसिडेंट तो बन गए। फिर अगस्त 2002 में इन्होंने क्या किया, मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया। इसमें क्या किया इन्होंने, काफ़ी सारे बदलाव ला दिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है ना वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। मतलब जैसे कि हमारे देश की जो लोकसभा राज्यसभा है ना, इसी तरीके की वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है उसको डिसमिस कर सकता है, हटा सकता है। और कैबिनेट जो है इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। और जो कैबिनेट होते हैं हमारे देश में, जैसे कि मंत्रालय होते हैं, रक्षा मंत्रालय हो गया, हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई। इस समय आप हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे, है ना। तो वो हमारे देश की नेशनल कैबिनेट का हिस्सा होती है। तो ये प्रेसिडेंट ने ना, ये परवेज़ मुशर्रफ जो थे, इन्होंने जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड कैबिनेट थी, लीडर्स थे इस कैबिनेट में, उसको हटा दिया बिल्कुल। और फिर सारे के सारे मिलिट्री लीडर बिठा दिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से सारे के सारे मिलिट्री लीडर्स उसमें बिठा दिए। और फिर काफ़ी सारे लॉज पास किए जिससे इलेक्शंस को वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। काफ़ी सारे मतलब इलेक्शंस वगैरह हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में। पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर। मतलब इलेक्शंस तो हो रहे थे हर चीज़ के लिए, मगर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे भाई उनके पास तो कोई पावर ही नहीं थी। सारी की सारी पावर किसके पास चली गई थी, आर्मी के पास चली गई थी। बट फाइनल पावर आर्मी के पास भी क्या थी, जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे और परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है, इनके पास सारी की सारी पावर्स थी। जबकि वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे बट सबको हटा दिया गया था। क्लियरली काफ़ी सारे रीजंस थे कि पाकिस्तान जो है, जो मुशर्रफ के अंडर था, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो रूलर था वो लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, है ना। जो किए थे रूलर उनको हटा दिया गया था। लोगों ने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में वोट दिए थे, बट जिनको वोट दिया गया था, सिंपल सी बात है, उनको हटा दिया गया था। उनको कोई फाइनल डिसीजन लेने का हक नहीं था। फाइनल डिसीजन ये मुशर्रफ ही लेते थे। और फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। फॉर्मली उनकी मतलब पहले इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, पर उनको हटा दिया था। ये सब इसमें लिखा हुआ है। फिर इससे हमें पता लगता है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज पीपल इलेक्टेड, बाय द पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा पहला फीचर क्या हो गया, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है
वो ये हो गई फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में कि फाइनल डिसीजन जो इंसान ले रहा है ना वो लोगों के द्वारा चुना मतलब होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस का इशू सब चल रहा है, तो हमारे फाइनल डिसीजंस कौन लेते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना। तो मोदी जी सारे डिसीजंस लेते हैं, तो फाइनल डिसीजन हमारे देश में हम लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है तो वो ले रहे हैं ना, तो हमारा देश डेमोक्रेसी है। तो हमारा देश देखिए पहले पॉइंट पे तो खरा उतर गया, है ना, कि जो फाइनल डिसीजन है वो हमारे रूलर ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, मतलब क्या जो इलेक्शन हो रहे हैं लोग अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं या उनसे ज़बरदस्ती वोट दिलवाए जा रहे हैं या फिर उनके पास वोट देने की कोई चॉइस ही नहीं है या फिर धांधलेबाजी हो रही है। दूसरा पॉइंट आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहला पॉइंट था कि हम लोगों ने जिस नेता को चुना है वही नेता हमारे लिए डिसीजन ले, कोई आर्मी कोई राजा महाराजा नहीं, ठीक है। दूसरा है कि जो इलेक्शन है वो फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। जैसे चाइना का केस दिया गया है कि चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, उनकी पार्लियामेंट बनती है, उनकी पार्लियामेंट का नाम नेशनल पीपल कांग्रेस या फिर ये जो भी लिखा हुआ है चाइनीज़ में, तो आप नेशनल पीपल्स कांग्रेस याद कर लिए, उसमें हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। इसके लगभग 3000 मेंबर्स हैं जो कि पूरे के पूरे चाइना में से आते हैं। कुछ मेंबर्स जो हैं वो आर्मी में से भी आते हैं। और इलेक्शंस को कंटेस्ट करने से पहले कैंडिडेट्स को अप्रूवल चाहिए होता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो उसी पार्टी के होते हैं। सोचिए अब सारे लोग बीजेपी के ही लड़ रहे हैं तो आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं हुई, बीजेपी वाले को वोट देना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चाइना में चलती हैं। ओनली दोज मेंबर्स जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं या फिर उनसे जुड़ी हुई 8 छोटी पार्टी जो मतलब एक तरह से उनकी ही है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, उनको ही इलेक्शन कंटेस्ट करने का हक है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई इलेक्शन हो रहा है ढंग से, कुछ भी नहीं हो रहा, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। अब मैक्सिको का एग्जांपल लेते हैं। मैक्सिको इंडिपेंडेंट हो गया था 1930 में और तब से हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ इलेक्शन नहीं होते, जैसे चाइना में भी हर 5 साल में होते हैं, बट लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। इसी तरीके से मैक्सिको में क्या है कि हर 6 साल में इलेक्शंस होते हैं, मगर और वो कोई मिलिट्री या डिक्टेटर का भी रूल नहीं चलता वहाँ पे। बट अंटिल 2000 तक हर इलेक्शन एक ही पार्टी ने जीता, उसका नाम है पीपल्स इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो पीआरआई को हमें उल्टा याद करना है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। सारे के सारे इलेक्शंस 1930 से लेकर के 2000 तक सारे के सारे इलेक्शंस एक ही पार्टी ने जीते। तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता है। तो अपोजिशन पार्टीज़ को ना मतलब कंटेस्ट तो करने दिया जाता है इलेक्शन, मगर कभी भी वो जीत नहीं पाते। पीआरआई जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे काम करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्या क्या करते हैं? जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, उन सबको पार्टी की पीआरआई पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी। टीचर्स जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनसे कहा जाता है कि आप फोर्स करो बच्चों के पेरेंट्स को कि वो पीआरआई के लिए वोट करें। मीडिया जो है वो अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, मतलब पीआरआई के अलावा जो पार्टी है उनको इग्नोर करती है, उन पर ध्यान नहीं देती और सिर्फ उनके बारे में बुरा भला बोलती है। और कई बार जो पोलिंग बूथ्स हैं, मतलब जहाँ पे वोट देने जाते हैं ना, उनको लास्ट मिनट में बदल दिया जाता है उनकी लोकेशन को, ताकि कोई और पार्टी के, जैसे कि मान ले सपोज करिए ए और बी 2 मोहल्ले हैं, ए मोहल्ले में सबको पता है कि पीआरआई की अपोजिशन पार्टी को वोट मिलते होंगे, है ना। पीआरआई लोग, वो मोहल्ला पीआरआई को पसंद नहीं करता, तो वहाँ से वोट जो बूथ है ना वो शिफ्ट कर देंगे लास्ट मोमेंट पे, ताकि वो लोग वोट ही ना दे पाएँ, है ना। तो पीआरआई बहुत सारा पैसा लगाती है कैंपेन करने में कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो, इस टाइप में, है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, ये हमें बताता है ये एग्जांपल्स कि चाइना में जिस तरीके से इलेक्शंस जो है लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं होती है, रूलिंग पार्टी को ही देना है। इसी तरीके से मैक्सिको में भी जो नाम के लिए तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है, बट एक्चुअल में जो रूलिंग पार्टी है वो दूसरी पार्टीज़ को कुछ करने ही नहीं देती है। इसलिए हम लोगों को समझ में आता है कि जो सेकंड फीचर है ना डेमोक्रेसी का, वो है होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। इलेक्शन कर लो ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन जो है ना उसमें एक चॉइस होनी चाहिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शंस जो हो रहे होते हैं ना, दैट मस्ट हैव अ चॉइस, ठीक है, बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी किस पे बेस होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे, वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब इस तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए कि लोग जिसको वोट देना चाहें उसी को वोट दें, नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को वोट डलवा रहे हैं, उनके पास एक ही पार्टी को वोट देना है, कोई चॉइस ही नहीं है।
तो वोट इस तरीके से होने चाहिए ताकि हर किसी के पास चॉइस हो, वो जिसको चूज़ करना चाहते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हमारे देश में क्या है, इंडिया में भी ये वाली चीज़ है और इंडिया में ये वाली चीज़ भी काफ़ी हद तक है। आप कह सकते हैं 90% तो है, 10% कई बार गड़बड़ी हो सकती है। बट 1 पर्सन 1 वोट 1 पावर, ये तो इंडिया में 100% है, 100% इन इंडिया। एक पर्सन का एक इंसान एक ही वोट देगा और उसका वैल्यू भी एक ही होगी। बट कई बार धांधलीबाजी हो जाती है तो एक इंसान ज़्यादा दे देता है, वो सेकंड पॉइंट में आ जाता है ना कि थोड़ी घपलेबाजी हो रही है। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। हम लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है हर किसी को एक पर्टिकुलर एज के बाद, सपोज करिए 18, 21 जो भी उस देश ने रखी है उसके ऊपर कि हर एक इंसान को वोट देने का हक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर, मनी, कास्ट, है ना, रिलीजन, कुछ भी हो, बट उसको वोट देने का हक है। तो इसमें हमें एग्जांपल दिया जाता है कि इक्वालिटी टू राइट टू वोट किस तरीके से मनाही करी गई है, डिनाई किया गया है लोगों को। तो जो सऊदी अरेबिया की विमेन है ना, जो विमेन इन सऊदी अरेबिया, उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया में सिटीजनशिप जो है होता है ना, सिटीजनशिप होता है, नागरिकता आसानी से नहीं मिलती है। रशिया के जो लोग वहाँ पे रहते हैं, मतलब अब तो उन्हीं के ही हैं, बट रशियन माइनॉरिटी जो उनके इलाके में आती है उनको वो सिटीजनशिप नहीं देते। फिजी में भी इसी तरीके से कुछ है कि फिजी में जो इंडिया के लोग हैं, इंडियन फिजियन, मतलब काफ़ी सालों पहले, 200-300 साल पहले वो लोग इंडिया से फिजी में गए थे काम वाम करने के लिए, वहीं पर रहते हैं, वहीं के सिटीजन हैं, बट उनको ढंग से वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम लोगों को समझ में आता है कि हर जगह इक्वल वोट, इक्वल वैल्यू की बात नहीं होती है, हर एक इंसान के पास बिल्कुल बराबर राइट्स नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो डेमोक्रेसी में हर एक जो एडल्ट सिटीजन होता है, डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीजन के पास एक ही वोट होता है और एक ही उस वोट की वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो जिम्बाब्वे में क्या होता है ना, जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली वाइट माइनॉरिटी से, जो गोरे लोग थे उनसे आज़ादी मिली उन जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे अफ्रीका में है, ठीक है। 1980 में उन्हें आज़ादी मिली और तब से कंट्री पे ZANU-PF नाम की एक पार्टी रूल कर रही है, जिनके रूलर हैं रॉबर्ट मुगाबे। और इलेक्शंस होते हैं, रेगुलरली होते हैं, और रॉबर्ट मुगाबे काफ़ी पॉपुलर लीडर भी हैं, बट फिर भी वो काफ़ी अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कई सालों में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं और अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को वो काम नहीं करने देते, उनकी मीटिंग्स में डिस्ट्रप्शन करते हैं, परेशान करते हैं उन्हें। पब्लिक प्रोटेस्ट, मतलब कोई प्रेसिडेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकता है, उसको इलीगल कर दिया जाता है, और प्रेसिडेंट को कोई क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकता। टेलीविज़न और रेडियो जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और रूलिंग पार्टी का ही वर्जन दिखाती है कि रूलिंग पार्टी अच्छी है और ये वो। काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर हैं, बट गवर्नमेंट हरास दोस्त, मतलब न्यूज़पेपर हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है और गवर्नमेंट कोर्ट की बातों को भी इग्नोर कर देती है, और जो अगर जजेस कुछ कहते हैं ना उनके खिलाफ, तो उनको भी हटा दिया जाता है ना। तो ये जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हम लोग को बताता है कि पॉपुलर अप्रूवल और रूलर इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो पॉपुलर अप्रूवल मतलब लोग पसंद तो करते हैं, बट स्टिल पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं। लोग पसंद करें फिर भी वो ऐसे काम कर सकती हैं जो देश के लिए और लोगों के लिए ठीक ना हो। ये बात हमें समझ में आ गई। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। पॉपुलर लीडर्स ऐसे हो सकते हैं कि वो सिर्फ अपनी चलाएं, अपनी मर्जी से काम करें। अपनी चलाने वाली जगह तो फिर डेमोक्रेसी होती ही नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सबकी बातें सुनी जाती हैं। बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस, है ना। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद क्या चीज़ें हैं वो भी हमें देखनी पड़ती हैं। सफिशिएंट रूम होना चाहिए नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, कि मतलब आप अगर एक पार्टी जीत गई तो वो दूसरी पार्टी को परेशान ना करे, लोगों के हक ना छीने जाएं, लोगों के ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करी जाए, और लोग सोचने के लिए, काम करने के लिए फ्री हो, उनकी अपनी ओपिनियन बताने के लिए फ्री हो कि वो क्या चाहते हैं सब लोगों को, और उनको प्रोटेस्ट करने का भी हक होना चाहिए। हर किसी को की बात को बिल्कुल इक्वली रखा जाना चाहिए कानून के सामने। तो इससे हम लोगों को क्या पता लगता है यहाँ पे, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करना चाहिए जिस तरीके से संविधान में लिखा हुआ होता है। तो इससे ऊपर जो है ना वो यही है कि सिमिलरली काफ़ी सारी कंडीशन ऐसी आती हैं, अप्लाई टू द वे
गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर इलेक्शंस की मतलब इलेक्शन के बाद किस तरीके से गवर्नमेंट को चलाया जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो सब ऐसे ही नहीं कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहे क्योंकि उसने इलेक्शन जीता है, उसको बेसिक रूल्स जो कि संविधान में लिखे हुए हैं, कंट्री में चलते हैं, उनका पालन करना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। एवरी ऑफिस बियरर का मतलब जो ऑफिस में होता है, जो इलेक्शन जीता होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पालन करे, संविधान का पालन करे और अकाउंटेबल हो लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि जो दूसरे लोगों के प्रति, जैसे कि जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके प्रति भी अकाउंटेबल हो। जैसे जो मुगाबे था उसने जुडिशरी को हटा दिया था, है ना। तो फोर्थ और फाइनल फीचर है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर्स विद इन लिमिट, रूल्स विद इन लिमिट मतलब एक लिमिट में काम करती है, लिमिट के बाहर जाके कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करने लगती। और रूल्स कहाँ से पता लगते हैं? वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं और जो लोगों के हक होते हैं, लोगों के हक भी छीने नहीं जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका समरी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, समरी डेफिनेशन पूरा। अब इसके बाद हम लोग जो है वाई डेमोक्रेसी वाला पार्ट देखेंगे। अगर इसमें देखेंगे वाई डेमोक्रेसी वाला ना तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वाई डेमोक्रेसी वाला देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो अच्छे से हो जाएगा। फिर आप भी बोर हो जाते होंगे ना ज़्यादा लंबे वीडियो से, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो समरी डेफिनेशन में हमें यही है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स है ना उसको लोग इलेक्ट करते हैं। हम लोग ये डेफिनेशन हमें इतनी एडिक्वेट नहीं लगी, इसलिए हम लोगों ने ये 4 पॉइंट्स निकाले थे। तो ये 4 पॉइंट्स क्या हैं? रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, मतलब हम लोगों ने वोट दे दिया, अपने रूलर्स को इलेक्ट कर दिया, मगर जो अब डिसीजन लिया जाएगा ना उसी के द्वारा लिया जाएगा जिस रूलर को हमने इलेक्ट किया है। इलेक्शंस जो है हमें एक चॉइस देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को कि वो अपने रूलर्स को जो अभी हैं, मतलब एक तो हमने जिसको चूज़ किया है वो हमारे डिसीज़न ले, बट अगर हमें अब उसके डिसीज़न थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम उसको बदल दें। नेक्स्ट है चॉइस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होनी चाहिए लोगों के पास, मतलब अलग अलग पार्टीज होनी चाहिए ताकि हम अपने हिसाब से वोट दे दें। और तीसरा आता है गवर्नमेंट लिमिट्स में काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों के सिटीजन्स के राइट को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको इससे पहले भी कुछ नहीं समझ आया है ना या फिर कुछ मज़ा नहीं आया तो अगर आप एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा मार्क्स के तो आते नहीं क्वेश्चंस, ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी तक जो पूरा पढ़ा है ना उसका जिस्ट है ये सारी की सारी लाइन्स, ठीक है। अब हम वाई डेमोक्रेसी वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।